Militarization of space is very important. Recently, there was a UN resolution in United Nations Security Council जिसको रशिया ने वीटो किया. It was about deployment of nuclear weapons or weapons of mass destruction in the space. अभी recently they again Russia brought a resolution जिसको पूरी तरह उम्मीद है कि अमेरिका वीटो कर देगा. तो एक जो नूरा कुश्ती है between the world powers, it is simply on, और स्पेस को मिलिटराइज कंप्लीटली किया जा रहा है. तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज. स्पेस इज ए फ्रंटियर. इट वाज ए फ्रंटियर फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन इमेजिनेशन. इट रिप्रेजेंट्स in a way historically, if you see, we have always seen above for either for our religion or for simply hope. Gandhi ji, when he was traveling to London from Gujarat, so he has written his autobiography में वो लिखते हैं कि when at night when he used to feel depressed, he will simply look above the stars. तो स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रंटियर है. अनफॉर्चुनेटली इट इज बिकमिंग मिलिटराइज्ड. तो अभी तक सिर्फ लैंड, एयर और नेवल फोर्सेस की बात होती थी, अब स्पेस फोर्सेस की भी बात की जा रही है. तो जो पीसफुल एक्सप्लोरेशन था स्पेस का फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रीजंस, इट इज सिंपली टेकिंग द बैक स्टेज. Now, for the first time in unclassified setting, a senior Pentagon official has confirmed that US believes Russia is preparing to deploy a nuclear weapon in space. तो ये जो असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया ने स्पेस को मिलिटराइज कर दिया. According to Plum, Russia is developing a concerning anti-satellite capability related to new satellite carrying a nuclear device that Russia is also developing. तो अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू हम डिलीवर कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स को, फिर अब न्यूक्लियर सबमरीन्स के थ्रू डिलीवर कर रहे थे, एयरफोर्स के थ्रू डिलीवर कर रहे थे, और अंडर वाटर ड्रोन्स के थ्रू अब डिलीवर किया जा रहा है. और अब स्पेस में भी ऐसे सैटेलाइट्स होंगी हु विल कैरी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. जब जरूरत पड़ेगी दे विल सिंपली शूट दीज वेपन्स. मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस होता क्या है? रिफर्स टू डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजीज इन आउटर स्पेस. जैसे सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना रिकॉनेसेंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस पर्पसेस के लिए. स्पेस को मिलिट्री पर्पसेस के लिए डिकेड से यूज किया जा रहा है. मेक नो मिस्टेक, इट्स समथिंग नॉट न्यू, इट इज ओल्ड न्यूज, ओल्ड चीज है ये. लेकिन जो यूज किया जा रहा था मोस्टली वो नॉन ऑफेंसिव मिलिट्री सिस्टम्स के थ्रू किया जा रहा था. जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जो इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटीज थी, ISR, स्पेस जनरली उसका पार्ट रहा है. तो नॉन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, इमेजिंग, सर्विलांस सैटेलाइट्स डिप्लॉय की जाती रही. इट्स नथिंग न्यू. व्हाट हैज चेंज्ड इज कि ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स भी अब स्पेस का हिस्सा है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स या फिर लेजर बेस्ड सैटेलाइट्स जिनमें आप थ्रू लेजर यू कैन डिस्ट्रॉय अदर कंट्रीज सैटेलाइट. आगे हम देखेंगे. तो स्पेस वेपन इज डिफरेंट. स्पेस वेपन इज अ सबसेट ऑफ मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस. मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस तो हो रहा है, पिछले कई डिकेड से हो रहा है. जब सैटेलाइट्स ऊपर भेजी जाती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए तो मिलिटराइजेशन ही है, लेकिन नॉन ऑफेंसिव था, अब ऑफेंसिव भी हो रहा है क्योंकि स्पेस वेपन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं. इंटरेस्टिंगली मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस की कोई डेफिनेशन नहीं, कंसेंसस नहीं है यूएन लेवल पे इस पे. तो जनरली जो एक्सेप्टेड व्यू है, ब्रॉड व्यू है, स्पेस वेपन्स, it should be considered a weapon if it is either originates in space or has effects in space. This is the best definition that you can use. Weapons जो originate होते हैं अर्थ में, has effect on earth, are generally not considered space weapon. हालांकि अगर वो स्पेस से ट्रांजिट भी कर रहे हैं तब भी, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अग्नि 5 है फॉर एग्जांपल, वो स्पेस जाती है, स्पेस से वापस लौटती है री एंट्री के थ्रू, लेकिन वो स्पेस वेपन नहीं है क्योंकि वो अर्थ से ओरिजिनेट होती है, उसका इंपैक्ट अर्थ पे होगा. ऐसे वेपन जिनका इंपैक्ट स्पेस पे होगा या ऑलरेडी वो स्पेस पे हैं, उनको हम स्पेस वेपन कहते हैं. स्पेस सिस्टम्स दैट आर मेयरली यूज्ड फॉर पैसिव सपोर्ट टू अदर फोर्सेस, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, PNT हो गया, इंटेलिजेंस कलेक्शन हो गया, दे आर नॉट स्पेस वेपन्स. ये डिस्टिंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइप्स: ASAT मिसाइल, असेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल, केपेबल ऑफ टारगेटिंग सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट. तो इसमें हमने देखा इंडिया ने खुद ने मिशन शक्ति 2019 में ये
इनिशिएटिव लिया था, वी डिस्ट्रॉयड आवर ओन सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो वो जो वेपन है एसैट हमने यूज किया हुआ है, इंडिया ने भी किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है, अमेरिका ने किया। कोऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन्स, स्पेस टू स्पेस होते हैं ये, ऐसे सैटेलाइट्स जो दूसरी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ग्राउंड और स्पेस बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, माइक्रोवेव, लेजर्स एक्सेट्रा। ग्राउंड से आप एनिमी के सैटेलाइट्स को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साइबर अटैक्स अगेंस्ट सैटेलाइट्स और एसोसिएटेड ग्राउंड बेस्ड इंफ्रा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सच एज अपलिंक सैटेलाइट जैमिंग। ये टाइप्स हैं स्पेस वेपन्स के, क्योंकि अब फोकस ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पे है, अब नॉन ऑफेंसिव पे नहीं रहा, जो कि पहले था। सैटेलाइट्स जाते थे, दैट वाज ओके, बट अब ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सिविलियन यूज जो है साथ ही साथ चलता है मिलिट्री यूज के, दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इसरो जो भी टेक्नोलॉजी मास्टर करता है वो डीआरडीओ को कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर कलाम, ही वॉज रिक्रूटेड इन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज लोन्ड टू डीआरडीओ। उन्होंने ये जो पीएसएलवी के ऊपर काम किया था वही यहां पे उनको भेजा गया डीआरडीओ में, और उन्होंने फिर जो मिसाइल डेवलपमेंट है अग्नि, उसके ऊपर काम किया। तो कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम देखें, सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया स्पुतनिक 1957 में, और यूएस ने फिर एक्सप्लोरर 1 1958 में किया, और एक स्पेस रेस सुपर पावर्स के बीच शुरू हो गई। हमेशा से ड्यूल यूज इन कैरेक्टर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती हैं। सेम टेक्नोलॉजी जो आपको बताया, पीएसएलवी और अग्नि का एग्जांपल दिया, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। Satellite orbiting that Earth can fulfill civilian functions, supplying global positioning, navigation information, satellite imaging, detect wildfire, और भी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है सिविलियन पर्पसेस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, सुनामी फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ दे कैन वर्क फॉर मिलिट्री पर्पसेस एज वेल। तो अर्ली वार्निंग मिसाइल अटैक्स को दे सकते हैं ये, इमीडिएट डैमेज असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमी टारगेट्स वाया सैटेलाइट इमेजरी। तो दे गो हैंड इन हैंड। जो सिविलियन है उसका यूज मिलिट्री पर्पसेस के लिए होता ही है। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ था पहली बार स्पेस बेस्ड एसेट्स का, वो गल्फ वॉर में हुआ था 1991 में, जो कुवैत वॉर हुई थी, गल्फ वॉर। इसको फर्स्ट स्पेस वॉर भी हिस्ट्री में कहा जाता है, क्योंकि जीपीएस का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस ने किया। हालांकि जीपीएस उस वक्त तक सिविलियन टेक्नोलॉजी था, और उनके पास टर्मिनल्स की कमी पड़ गई, बैंडविड्थ की कमी पड़ गई, तो उन्होंने सिविलियन जो यूज था उसको बंद करके पूरा फोकस मिलिट्री डोमेन में लगाया। तो जीपीएस की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ जो है कमर्शियल सैटेलाइट सेक्टर का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मिलिटराइजेशन का। तो जो पहला स्पेस वॉर एक तरीके से शुरू हुआ, वो फर्स्ट स्पेस एज में हुआ जब गवर्नमेंट सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन करती थी। लेकिन ये जो न्यू स्पेस एज है जिसमें आज हम जी रहे हैं, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टारलिंक उनका जो प्रोडक्ट है, लो अर्थ ऑर्बिट में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी क्रिटिकल सर्विस टू देयर एलाइज, जो कि हम आगे देखेंगे। यूक्रेन के अंदर ये चीज हो रही है। जनरल जॉन रेमंड, हेड ऑफ यूएस स्पेस फोर्स, उन्होंने बताया कि कैसे दिस वॉर, दैट इज यूक्रेन वॉर, basically the first commercial space capabilities have played a significant role here. Starlink का एग्जांपल जिसमें आपको दिया। तो GIS ARTA करके एक सिस्टम था यूक्रेनियन आर्मी का, ARTA ARTY। इसको रशिया ने थ्रू साइबर अटैक्स एंड थ्रू अदर फिजिकल मींस उन्होंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन स्टारलिंक ने फिर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। स्टारलिंक के कारण ही यूक्रेनियन आर्मी स्टैंडिंग इवन नाउ। उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी गई कि रशियन आर्टिलरी पोजीशन क्या है, उनके वेपन्स कहाँ हैं, उनका मैन मटेरियल एमुनेशन कहाँ है, सब कुछ लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक की, उनसे ही मिला। जो प्रोजेक्ट्स आप देखिए कितने ज्यादा चल रहे हैं दुनिया भर में, इटोस्लैट्स का वन वेब, अमेजन का प्रोजेक्ट कुपियर, स्पेस एक्स स्टारलिंक, यूरोपियन IRIS-2 एंड चाइनीज हुआवांग मेगा कंस्टलेशन जो है, जिसमें 13,000 सैटेलाइट होंगी लो अर्थ ऑर्बिट में। और इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अगर कहीं पे कोई बकेट रखी है जमीन पे, दे कैन आइडेंटिफाई थ्रू दैट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। टाइप जो होते हैं सैटेलाइट के, अगर आप देखें 93% ऑफ ऑल सैटेलाइट्स जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑपरेट करते हैं। तो इनके एल्टीट्यूड के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं, लो अर्थ, मीडियम अर्थ, जियोसिंक्रोनस।
तो आप देख सकते हो माइल्स में यहाँ डेटा लिखा हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स यूएसए की हैं 1878 एज पर जनवरी 1 2021, चाइना 405। इसमें आप देखोगे कि इंडिया का जो नंबर है यहाँ पे, इसीलिए इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसरो को कहा जा रहा है कि आप जो फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन कर रहे हो पीएसएलवी और बाकी लॉन्च व्हीकल्स का, इनको आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो, आप सिर्फ R&D पे फोकस करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। दुनिया देश भर में अगर आप देखो पूरे एक साल में कितने लॉन्चेस होते हैं इसरो के, बहुत कम होते हैं। 4 to 5 टाइम्स मोर लॉन्चेस चाइना इज डूइंग। टोटल जितनी सैटेलाइट्स है उनमें से 15% जो है मिलिट्री या ड्यूल यूज पर्पस के लिए हैं, जिसमें से ओवर हाफ इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं उनका यूज जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन, इमेजिंग, सर्वेलांस एंड रिकॉग्निशंस के लिए किया जाता है। Satellites in low Earth orbit typically take between 90 minutes to hours to complete one full orbit around the Earth. और GEO की अगर हम बात करें, क्वार्टर ऑफ द मिलिट्री सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में है। तो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती है कि दे कैन ऑब्जर्व द अर्थ एज इफ इट इज व्हाट नॉट रोटेटिंग, क्योंकि सिंक्रोनस होती हैं ये, अर्थ के जो ऑर्बिटिंग हो रही है उसको ये मैच करती हैं, इसीलिए स्टेबल दिखाई देती हैं स्पेस में ये। तो इनको वेदर मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है। और मिडिल अर्थ जो ऑर्बिट है उसमें 94 सैटेलाइट्स हैं। लार्जर जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट होता है कंपेयर टू LEO, और शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम्स होता है कंपेयर टू GEO, क्योंकि GEO ज्यादा हाइट पे होती है। ऑर्बिटल पाथ यूजफुल होता है नेविगेशन सिस्टम के लिए, तो यूएस नावस्टार GPS, रशिया ग्लासनॉस, चाइना बाइडू, यूज गैलीलियो, सारी इसमें ऑर्बिट में ऑपरेट करती है। अगर इंडिया के नाविक की बात की जाए, जो हमारा कॉन्स्टलेशन सिस्टम है, उसमें कुछ सैटेलाइट्स जो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और कुछ सैटेलाइट दूसरी ऑर्बिट्स में है। चैलेंजेस क्या हैं? आर्म रेस को बढ़ावा देगा ये, यस, मिलिटराइजेशन होगा और कमर्शियल प्लेयर्स आएंगे और इंसेंटिव्स होगा कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो और भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी, आर्म रेस शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, सारी कंट्रीज एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहेंगी। स्पेस डेबरी बढ़ेगा। जब हमने टेस्ट किया एसेट का 2019 में, तो स्पेस डेबरी क्रिएट हुआ। चाइना ने 2007 में किया था, हमसे ज्यादा हाइट पे किया था, उनसे ज्यादा और डेबरी क्रिएट हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या पीसफुल जो पर्पसेस के लिए स्पेस का यूज होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा उससे। कमर्शलाइजेशन होगा आउटर स्पेस का और भी ज्यादा, प्राइवेट सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन ज्यादा होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइवर्जन रिसोर्सेज का होगा, कंट्रीज और भी ज्यादा स्पेंड करेंगी। अब सिर्फ लैंड, एयर और नेवल फोर्सेस में पैसा खर्च कर रहे थे, अब स्पेस पे भी खर्च करोगे। आम जनता को जॉब्स चाहिए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज चाहिए, बेसिक मिनिमम एसेंशियल्स चाहिए, यहां पे आप डाइवर्स करोगे रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड है। ग्लोबल कॉमन्स जो है अंडर थ्रेट हो जाएंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दे कैन बी अंडर थ्रेट, और ऑर्बिटल स्लॉट्स को मोनोपोलाइज किया जाएगा। स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स बांटे जाते हैं, अप्लाई करना होता है आपको, तो वो भी और ज्यादा मोनोपोलाइज हो जाएंगे। रेगुलेशन जो है स्पेस का अगर हम देखें, कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो है, नथिंग इन इट प्रोहिबिट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स with the exception of weapon of mass destruction in space or the deployment of ground based counter space capabilities। तो जो ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं उनको तो ये रोकता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, लेकिन ये जो नॉन ऑफेंसिव यूज हो रहा है इनका कुछ इलाज नहीं है अभी, और ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है एक्सेप्ट हम देखेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जो बात करती है एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करती है कि आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस में डिप्लॉय नहीं करना है। यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 1961 का है, जो कि कहता है कि यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो विजन है, ये आउटर स्पेस में भी अप्लाई होंगे, तो पीसफुल जो रिलेशंस है बिटवीन द नेशंस वो वहां भी अप्लाई होगा। कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इनटू आउटर स्पेस, ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑन द मून, मून में भी आप वेपन्स नहीं प्लेस कर सकते मास डिस्ट्रक्शन के। प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस, पैरोस, यूएन का एक एजेंडा है। और इंटरनेशनल कोड जो है, जो कि अभी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, हालांकि कंट्रीज एक दूसरे को वीटो करती रहती, चाइना, रशिया, अमेरिका। Space, to conclude, is increasingly contested environment. The last few years have seen proliferation in the number of types and actors operating in space, और जो इंटरडिपेंडेंस है मिलिट्री, सिविल, कमर्शियल स्पेस सेक्टर की, वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको अगर आप देखें लैक ऑफ रेगुलेशन के साथ जोड़ें और एक्सेप्टेड इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ जोड़ें, तो लिटिल एपेटाइट है सारी कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएस इज द बिगेस्ट विलेन हियर। वो दुनिया भर में बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की,
कि हमारे चाइना को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज फॉलो करना चाहिए, खुद उन्होंने साइन और रेटिफाई नहीं किया उसको। जब कभी बात होती है कि वेपन मिलिटराइजेशन नहीं हो, उसको वीटो कर देते हैं, क्योंकि दे आर द प्रीमियर पावर टेक्नोलॉजिकल, दे विल हैव फार मोर बेनिफिट। और जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तब तक वो पुश नहीं करेंगे किसी भी ट्रीटी को। मिलिटराइजेशन इज इवॉल्विंग इनटू वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये एक लाइन है जिसके ऊपर आपसे सवाल भी, we need to establish behavioral norms in space. This is the requirement of the